हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और उसमें हमारा चैप्टर होगा यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में भी बेसिकली दो पार्ट्स हैं आपके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले यूनिट 1 है आपकी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, डायमेंशंस वगैरह काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, बेसिक टर्म्स होंगी जो मैं आपको इस चैप्टर के साथ साथ कवर करवाती जाऊंगी। एक अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी यूनिट 1 की, वो आपको मैं इसी चैप्टर के साथ ही करवाती जाऊंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। तो अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। पहले हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मोशन इन अ प्लेन पर जाएंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स नाम से क्लियर है, कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन, या तो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है या वो वर्टिकली मूव कर रहा है। और अगर हम प्लेन की बात करें तो वो एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड एक्सिस, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई एक्सिस में हो सकता है मूव कर रहा है, वाई जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है। तो पहले हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर 3 यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, इन चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और मोशन। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है ऑब्जेक्ट्स की, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है, तो मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics that deals with the study of objects। आज का लेक्चर बहुत बेसिक रहेगा, एट रेस्ट और मोशन। उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगी, वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करेगी उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेगी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन से ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में। अब मैकेनिक्स में भी 3 सब ब्रांचेस होती हैं। सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स क्या क्या होंगी? फर्स्ट इज स्टैटिक्स, नेम से क्लियर है, स्टैटिक्स यानी कि रेस्ट। तो स्टैटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन रेस्ट। So statics is the branch of mechanics. Mechanics is the branch of physics. Statics, it is the branch of mechanics which deals with the objects at rest. स्टैटिक्स रेस्ट में। स्टैटिक्स के बाद आता है हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जस्ट स्टैटिक्स का उल्टा है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द objects which are in motion, deals with the objects which are in motion। ठीक है, काइनेमेटिक्स के बाद ही आता है डायनेमिक्स, वो भी डील करता है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो फिर आता है डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक्स भी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करती है जो कि मोशन में है, डायनेमिक्स भी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करती है जो कि मोशन में है। सो इनको अलग अलग नेमिंग क्यों दे दी है? एक ही दे देते हुए क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना? सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज काइनेमेटिक्स डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करती है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं डजेंट मैटर, बस वो मूव करना चाहिए। तो काइनेमेटिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसीडरिंग द cause of motion। डायनामिक्स में it deals with the objects
It deals with the study of objects which are in motion with considering the cause of motion. Dynamics उन objects की study करता है जो कि motion में तो हैं, बट वो कैसे मूव कर रहे हैं, उन पर कौन कौन से फोर्सेज लगाए जा रहे हैं जिनकी वजह से वो मूव कर रहे हैं. तो क्लियर हो गई. ये 2-3 डेफिनेशंस थी. मैकेनिक्स जो डील करती है ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट और मोशन. मैकेनिक्स की सब ब्रांचेज हैं. अगर रेस्ट की स्टडी की जा रही है ऑब्जेक्ट की, वो स्टैटिक्स के अंडर आएगा. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स में आएगा. बट काइनेमेटिक्स डील करती है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ फॉर विच विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. एंड डायनेमिक्स में क्या आएगा, विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है. इसके बाद आती है हमारे पास टर्म. आज जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपने वो पहले से ही 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा. तो आज का लेक्चर हम ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन होगा काइनेमेटिक्स का. इसमें फर्स्ट टर्म आती है रेस्ट. सबको पता है रेस्ट क्या होता है. एन ऑब्जेक्ट, आप हेडिंग डाल सकते हो इसमें, रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट. कब कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में? हम दिन में सोते हैं, रात में सोते हैं, क्या बोल रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स हम कोई मोशन नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है हमारी. तो रेस्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन. है ना. अगर पर्सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो किस में है, रेस्ट में. किसके रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, टाइम के रिस्पेक्ट में. कि 1 बजे भी आप सो रहे हो, 2 बजे भी आप सो रहे हो, 3 बजे भी आप सो रहे हो, या एक बुक रखी हुई है टेबल पर, 1 बजे भी वो बुक वहीं रखी हुई है, 2 बजे भी वो बुक वहीं रखी हुई है. सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट रेस्ट में. सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. आपके जिस रूम में वो बुक रखी हुई है उसमें बेड के रिस्पेक्ट में वो बुक जो है वो रेस्ट में है. मेरे रिस्पेक्ट में वो बुक क्या है, रेस्ट में है. तो यानी कि सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट. सो रेस्ट की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट. An object is said to be in rest. कब कहेंगे रेस्ट में होगा? If it does not changes its position, with respect to time के रिस्पेक्ट में, and surroundings. Example, a book lying on a table. ये ऑफ कोर्स डेफिनेशंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट होगा मोशन. मोशन क्या होगा, जस्ट रेस्ट का उल्टा, यानी कि आप मूव कर रहे हो. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे, जैसे एक ट्रेन है चल रही है, एक गाड़ी है वो चल रही है, टाइम के अकॉर्डिंग भी चल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी वो चल रही है, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी हम लोग मूव करें. हम लोग सपोज कोई पर्सन है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, तो वो गाड़ी 1 बजे वो रेवाड़ी है, 1:30 बजे वो कहीं और है, गुड़गांव है, 2 बजे कहीं और है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. एंड सराउंडिंग्स, 1 बजे उसके सराउंडिंग में कुछ और चीज़ें थी, 10 मिनट बाद कुछ और चीज़ें होंगी, यानी कि सराउंडिंग्स और टाइम के रिस्पेक्ट में भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time as well as surroundings. एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक. ठीक है. अब आता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे नेक्स्ट पूछने वाली हूँ. रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स, यस और नो, एंड रीजन वाई. रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स, सो द आंसर इज नो. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव मीन्स रेस्ट और मोशन कभी ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट, मैं कह रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पेन है, इस पेन को मैं कभी ये नहीं कह सकती कि 100% ये रेस्ट में होगा या 100% ये मोशन में होगा. ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं, ये रिलेटिव टर्म्स है. रिलेटिव टर्म्स मीन्स ये डिपेंड करती हैं कि कौन सा पर्सन देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप
एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ में और भी पैसेंजर्स होंगे, तो आपके फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप किस में हो, रेस्ट में हो, मैं अपने फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ। बट वही कोई पर्सन मुझे आउटसाइड दी ट्रेन दिख रहा है और ट्रेन मूव कर रही है ना, तो जो आउटसाइड दी ट्रेन मुझे देख रहा है वो क्या लग रहा है, उसको क्या लग रहा है कि मैं मूव कर रही हूँ। सो द सेम पर्सन इज मी, with respect to outside the passenger I am moving and with respect to my fellow passenger I am in the state of rest। यानी कि मैं एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रही हूँ, मैं उस पर्सन के लिए रेस्ट में मोशन में हूँ एंड माई फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ। यानी कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है, दे बोथ डिपेंड अपॉन फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, और जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? दोबारा समझाती हूँ। सो द नेक्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन ही क्या, कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है पूरे यूनिवर्स में जो 100% एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन में। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्वेश्चन आता है रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव टर्म्स। सो द आंसर इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is not in state of absolute rest or motion। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर मैं ये नहीं कह सकती कि 100% रेस्ट में और हमेशा ही ये रेस्ट में रहे, या ये मोशन में और ये हमेशा ही मोशन में रहे। डिपेंड करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके रूम में बेड है, आप सो सकते हो कि आपके रूम में जो बेड रखा हुआ है वो 100% रेस्ट में, बट अगर कोई पर्सन वहां से मूव कर रहा है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको ऐसा लगेगा कि मैं आगे चलता जा रहा हूँ और बेड पीछे जाता जा रहा है। ट्रीज हम देखते हैं, हम कार में ट्रेवल करते हैं, हम क्या देखते हैं, ट्रीज जैसे जैसे मैं कार में आगे ट्रेवल करते जा रहा हूँ, ट्रीज ऐसा लगता है कि वो पीछे जाते जा रहे हैं, है ना। ट्रीज अपने साइड वाले ट्री के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में, बट मैं उन्हें देख रही हूँ मूविंग कार से, तो वो मुझे बैक साइड मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज नॉट इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। क्यों ऐसा होता है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों है? बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिकॉज they depend upon frame of reference। और एग्जाम्पल के लिए आप ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मैं ट्रेन में बैठी हूँ, तो जो आउटसाइड द पैसेंजर, आउटसाइड द ट्रेन मुझे जो देख रहे हैं, वो आउटसाइड जो पर्सन है वो क्या हो गया, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और जो फेलो पैसेंजर देख रहे हैं कि मैं रेस्ट में हूँ, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से हम चीजों को देख रहे हैं, दैट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द पॉइंट या इज द रीजन फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग। ये आगे जाके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत काम आने वाला है इसी चैप्टर में। आगे जाके आपको जब ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपको किसी की वेलोसिटी निकालनी होगी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी होगी, तब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो रीजन जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ए और बी मूव कर रहे हैं, बी ए को देख रहा है, तो बी देख रहा है ना ए को, जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर हो गया, वो ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम 9th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं, है ना, बस थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, देखो मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर जाना है, दिख तो रहा है ना बोर्ड,
मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे जाना है, तो मैं यहाँ से पहले इधर गई सपोज सी पे, फिर इधर गई डी पे, फिर इधर आई बी पे, ठीक है। ए से स्टार्ट हूँ मैं, मतलब ए से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और बी पर मुझे पहुँचना है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं ना, और मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन क्या होगी मेरी बी। तो जो मैं एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल कर रही हूँ, ए से सी पर गई, सी से बी, डी पर गई, डी से फिर बी पर आई, यानी कि ए से चली और बी पर मैं पहुंच तो गई, लेकिन मेरा पाथ ऐसा कुछ था। तो जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, इट इज द एक्चुअल पाथ डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ होगा जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, that is called the distance. Distance is the actual path traveled by an object. ठीक है। अब डिस्टेंस जो होता है ये कैसी क्वांटिटी है, पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे। हमने देख लिया डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ, क्या किस रास्ते से मैं गई वो मेरा क्या आएगा, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। जैसे ए से सी सपोज 5 किलोमीटर है, सी से डी 2 किलोमीटर है, डी से बी 4 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस क्या हो गया 5 + 2 + 4, ये क्या हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लाइन ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। हम ए से सी से डी है ना, मुझे मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है, डायरेक्शन पता चल रही है नहीं, डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी पता है ना, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट हैव डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्टेंस और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, अब ये डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं यहाँ से चल रही हूँ, ए से सी पर गई और सी से मैं वापस ए पर आ गई, ए से सी पर गई हूँ इस तरीके से, और सी से मैं वापस ए पर आ गई, तो इसमें हम डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं। डिस्टेंस इज एडिटिव इन नेचर। डिस्टेंस क्या होगा, एडिटिव होगा नेचर में, ठीक है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो। एंड फोर्थ इज डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर। क्लियर हो गया इतना, ये है हमारे पास डिस्टेंस। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब मैंने क्या किया, सेम वही है, ए से मुझे बी पर जाना है, मैंने रास्ता तो यही ट्रेवल किया, ए से सी पर गई, सी से डी पर गई, डी से बी पर आ गई ना, तो ये क्या होगी एक्चुअल पाथ लाइन, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सबसे छोटा वाला रास्ता जो होता है ना, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम कैसे करते हैं, हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट की। तो जो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, डिस्टेंस के पॉइंट नोट कर ली। एक्चुअल पाथ लाइन, स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव और जीरो, एंड यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर और मिलीमीटर वगैरह जो भी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की जगह स्ट्रेट लाइन पाथ भी बोल सकती हूँ। मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में मुझे मैग्नीट्यूड तो मिल ही रहा है, साथ साथ में इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन भी मिल रही है।
दैट मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। नेक्स्ट क्या था? डिस्टेंस क्या था हमारे पास? पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ही आप नोट पॉइंट कर डाल सकते हो हमें। डिस्प्लेसमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ से आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ। उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ इनिशियल पॉइंट बता दो और फाइनल पॉइंट बता दो और इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कहाँ से तुम आए हो, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? आप मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता दो, मैं वहाँ से डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। Displacement is independent of the path traveled. And next is डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से इक्वल हो सकता है बट कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर फ्रॉम डिस्टेंस। वो से इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, बट कभी इक्वल नहीं, सॉरी, कभी ग्रेटर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज never greater than distance. ये नीचे वाली लाइन दिख रही है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, इक्वल कब होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन, ये ऊपर का पॉइंट मैं रेज कर रही हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा डिस्टेंस इक्वल? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट in a straight line path. Straight line path on a straight line path in the same direction. एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और डायरेक्शन जो है वो सेम बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट। सपोज ए से आप चले और बी पर आपको पहुंचना है, तो इसका ए जो है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस रास्ते से चला, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? सपोज 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल से फाइनल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? 5 किलोमीटर। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। कब इक्वल हो गए? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। कब जीरो होगा? मैंने लिखा ना, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। आप ए से चले बी पर और बी से वापस ए पर आ गए, यानी कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या सेम है। जब सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन करना होता है। जब सेम ही हो जाएगा इनिशियल और फाइनल, तो आप किसको ज्वाइन करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वही होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, ये था हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा था, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम आती है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी आप लोग पढ़कर आ चुके हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टोटल टाइम टेकन, दैट इज द स्पीड। हम लोग स्कूटी, कार, बाइक ये सब चलाते हैं, तब हम क्या देखते हैं? किस स्पीड से चला रहे हैं, यानी कि कितने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही क्या होगी? मेरी स्पीड। सो एज सिंपल एज दैट, स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल कर दो, एवरेज स्पीड हो जाएगा। खैर स्पीड इज ए डिस्टेंस ट्रेवल फॉर्म में टाइम टेकन। Defined as a distance traveled by an object per unit time, that is the speed। क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। स्पीड में हमको क्या पता चल रहा है? डिस्टेंस पता चल रहा है। एक बॉडी ने या किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर। डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी होगी और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, है ना। ये क्या होगी? स्पीड की यूनिट होगी। हम बोलते हैं ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, जो भी, तो मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर से यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास स्पीड में कुछ टाइप्स, कह सकते हैं उनसे, टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड क्या हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्म स्पीड। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। इसके बाद इस पे कुछ ग्राफ्स आएंगे। टर्म्स क्लियर होंगे आपको, ग्राफ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म, आप लोग स्कूल में, हम लोग यूनिफॉर्म डालते हैं ना, स्कूल में स्टूडेंट्स डालते हैं ना यूनिफॉर्म। दैट मीन्स यूनिफॉर्म यानी कि सबके पास सेम कलर के कपड़े, सेम सेम, ये चीज़ बोलते हैं ना, एकदम सेम सेम। तो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि इक्वल या सेम स्पीड। तो वो कब होगी? जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, इक्वल टाइम टेकन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, ये इंटरवल स्मॉल हो सकते हैं बट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे देखते हैं? डिफाइन कर लो, चलो मैं लिख देती हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड an object is said to be in uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। क्या हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड आता है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल यानी कि स्पीड वेरी कर रही है, यानी कि डिफरेंट टाइम में स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी। वैसे यूनिफॉर्म स्पीड तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप जितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, आपके डेस्टिनेशन तक सेम स्पीड से गाड़ी चलेगी। हो सकता है बीच में गाड़ी रुकेगी, कभी वहाँ पर जाम हो सकता है, कभी आपको ब्रेक लगाना पड़े, कुछ भी हो सकता है ना। तो एकदम ऐसा तो कभी नहीं होगा कि स्पीड हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी ना। तो स्पीड आपकी कैसी रहती है? वेरिएबल स्पीड रहती है, यानी कि आप डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट इंटरवल में, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करो, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल स्पीड। कैसे लिखेंगे इसे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हो सकता है टाइम सेम हो लेकिन आप डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज द वेरिएबल स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। That is the variable speed। थर्ड आता है आपके पास स्पीड। क्लियर हो गई तो वेलोसिटी भी स्पीड जैसी, बस इसमें डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे हम अभी यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी ऐसे पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड। थर्ड आती है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज, हम लोग एवरेज निकालते हैं, वैसे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कि आपने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज पर एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होगा, मैं करवा दूंगी आपको, उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
आपने कितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना टोटल डिस्टेंस, गाड़ी रोकी, गाड़ी स्टार्ट की या गाड़ी में ब्रेक लगाया है, जो भी हुआ आपके पूरे डिस्टेंस में, पूरे एक जर्नी में, तो उसमें टोटल कितना डिस्टेंस था और आप कितनी देर में अपने पॉइंट तक पहुंचे, अपनी फाइनल पॉइंट तक पहुंचे, वो टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट पर आपकी क्या स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की, एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए उस ऑब्जेक्ट ने कितना छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक हो गया? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मीन्स इंस्टेंट यानी कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन टाइम डेल्टा टी। सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन डेल्टा टी टाइम। सो उसकी एवरेज स्पीड हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज स्पीड क्या होगी? स्पीड को मैं लिख रही हूँ एवरेज स्पीड। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड पर आते हैं। पहले एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स। टाइम कितना लिया? डेल्टा टी। तो ये तो क्या हो गई? एवरेज स्पीड हो गई। ये क्या हो गई? एवरेज स्पीड, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब क्या कह रही हूँ? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? एक इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आपने स्पीड नोट करी। ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, की वो इतना स्मॉल है, डेल्टा टाइम टी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हम नोट कर रहे हैं उसमें डेल्टा टी इतना स्मॉल है, यानी कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि टाइम इंटरवल इतना स्मॉल हो चुका है। डी एक्स अपॉन डी टी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से स्मॉल टर्म है डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम ये बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डी एक्स अभी मैं आपको डेरिवेटिव होगा और इंटीग्रेशन होगा वो बेसिक बता दूंगी, बाकी आप मेनली मैथ्स में करोगे। इस चैप्टर में डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बेसिक बता दूंगी उसका। सो डी एक्स अपॉन डी टी को हम कैसे पढ़ सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया? इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। जब एवरेज स्पीड पर लिमिट लगा दी जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जब एवरेज स्पीड पर लिमिट लगा दी जाए तो वो क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर से सुनो, जब एवरेज स्पीड पे लिमिट लगा दी जाए तो वो क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक हो गया? ये क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद आता है स्पीड हो गया ना, क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो हम स्पीड को कैसे लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी। अगर हम स्पीड के ना कुछ पॉइंट्स लिख लो, अगर कोई बॉडी ट्रेवल करे विद डिफरेंट स्पीड, if an object is traveling if an object travels a distance of s1 s2 s3 up
to so on in time t1, t2 and t3. So what is the average speed? AVG is the average. So what is the average speed? Average speed का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? S1, S2, S3 अप टू सो है ना. मैं 3 ही ले लेती हूँ. चलो S1 प्लस S2 प्लस S3 ऑन टोटल टाइम. टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2 प्लस T3. और अगर सपोज करूँ ये तेरे के एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टाइम ऑफ डिस्टेंस दिस विद वेलोसिटी v1 v2 v3. अगर टाइम गिवन है तो बहुत सिंपल हो गया है ना. आपने S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 विद वेलोसिटी v1 v2 एंड v3 है ना. अगर टाइम गिवन है तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3. बट अगर टाइम की जगह यहाँ पर आपको वेलोसिटी गिवन है तो टोटल टाइम हम निकाल सकते हैं. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? S1. जब डिस्टेंस S1 है तब स्पीड कितनी है? v1. प्लस जब डिस्टेंस S2 है तब स्पीड कितनी है? v2. जब डिस्टेंस S3 है तो स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? v3. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एवरेज स्पीड. क्लियर हो गया. यहीं पर ही अगर ये दे दिया जाए कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ if an object travels a distance of S1 is equal to S2 is equal to S with velocity v1 and v2 with velocity v1 and v2, then what is the average speed? तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? वही एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है? S1 प्लस S2 जो कि किसके इक्वल है? S. यानी कि S प्लस S डिवाइडेड बाय टोटल टाइम S अपॉन v1 प्लस S अपॉन v2. इसको सॉल्व कर लेंगे हम. S प्लस S 2S. यहाँ से नीचे वाले से न्यूमरेटर से S कॉमन. 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. राइट. S से S कैंसिल यही होगा. और v1 v2 का हम एलसीएम लेंगे तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा. तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2. ये चाहो तो लर्न कर सकते हो, चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो. इंपॉर्टेंट है ये. ठीक हो गया. ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2. अगर इसी में आ जाए ये दोनों नोट कर लो. ये हम स्पेशल केसेस में भी डाल सकते हैं. अब देख दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v1 v2 v3 इन टाइम t1 t2 t3. तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 v2 v3 in time t1 t2 t3. तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टाइम तो मुझे पता है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2 प्लस t3 है ना. t1 प्लस t2 प्लस t3. टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड भी है मेरे पास, टाइम भी है, तो कर दिया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3. इस टाइप के आपके केसेस बन जाएंगे और जिससे आपकी एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं. तो 3 केसेस है, नोट कर लेना. इसके बाद आते हैं हमारे पास वेलोसिटी. वेलोसिटी आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा.
जिसको स्पीड समझ में आ गई उसको वेलोसिटी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड हमने क्या देखा था? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, या स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस तो है ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। डिवाइडेड बाय टाइम, rate of change of displacement upon time is the velocity। और डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वो क्या बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट। अभी तो हमने देखा था कि डिस्टेंस को जब डायरेक्शन में मिल जाए तो वो डिस्टेंस ना कहलाकर क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम नीचे आ जाए तो हम आगे लिख सकते हैं डिफाइन करने में रेट ऑफ चेंज। So velocity is the rate of change of displacement. Rate of change यानी कि rate of change of displacement पहले देख लेते हैं। rate of change of displacement यानी कि ऑटोमेटिक है कि डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम है। कैसे पता चला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम है? रेट ऑफ चेंज देखकर। सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। नेक्स्ट वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी में भी क्या था? जैसे स्पीड कैसी थी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी थी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। डिस्प्लेसमेंट कैसी थी? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। दैट मीन्स वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। सेकंड यूनिट जो होगी वेलोसिटी की वो वही रहेगी, क्या? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, वैसे स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, बस यही है। अब वेलोसिटी में भी वही चार चीज़ें होंगी। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड वेरिएबल वेलोसिटी, थर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फोर्थ एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वेरी कब करेगी? या तो उसकी स्पीड अलग हो या फिर उसकी डायरेक्शन अलग हो। बिकॉज वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को हम कह सकते हैं स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या स्पीड तो है ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, है ना? वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आता है वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी वेरी कर रही है। कब वेरी करेगी? कब अलग अलग होगी? या तो हो सकता है उसकी स्पीड अलग हो या फिर इसकी डायरेक्शन अलग हो या फिर दोनों ही चेंज हो रही हो। सो वेरिएबल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इन विच आइदर द स्पीड चेंजेस विद टाइम और डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम और बोथ चेंजेस विद टाइम, दैट इज द वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चंस मोस्टली एवरेज स्पीड वेलोसिटी इन पर आते हैं। एक बार एवरेज वेलोसिटी ध्यान से देख लो। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेट अस सपोज ये सारी चीजें मैं रीज कर दूं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर यूनिट होगी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड वेलोसिटी इज स्पीड विद द डायरेक्शन। Average velocity is total displacement upon total time taken. Let us suppose that
एक्स या डेल एक्स की वजह हम ये लिख सकते हैं, इफ x1 and x2 are the displacement traveled by an object in time t1 and t2, then average velocity is, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या होगा x2 और इनिशियल पॉइंट क्या होगा x1, सो x2 इज द फाइनल पॉइंट एंड x1 इज द इनिशियल, x2 माइनस x1 अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी कि t2 माइनस t1, सो क्या हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये क्या हो गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, वही लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे एवरेज वेलोसिटी की, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी। सो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि वेलोसिटी को हम डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, पोजीशन का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अगर आपको दे दिया जाए सपोज एक्स की वैल्यू दे दी 2t² + 3t, अब इससे आपको वेलोसिटी निकालनी, तो क्या करोगे dx अपॉन dt करोगे। अभी मुझे पता है आपको डेरिवेशन नहीं आता है, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। उसके लिए बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, v = dx अपॉन dt। एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, v = dx अपॉन dt, v = dx अपॉन dt। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लर्न कर लेना। ये हो गया हमारे आज की क्लास जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रेस्ट, मोशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके बाद का हम लोग कल की क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड इफ यू seems any doubt then please comment